हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 1 जो 5 ऑप्शन वाले रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। आप लोगों का डिमांड था कि 5 ऑप्शन वाले सर लेके आइए, तो हमने आप लोगों के लिए 5 ऑप्शन वाले लेकर आए हैं। और जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था, तो कौन था। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका ये होगा रॉबर्ट ओवेन। और रॉबर्ट ओवेन ने सबसे पहले कब किया था, तो याद रखिए 1827 ईस्वी में। याद रखिए 1827 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नाजीवाद का जनक था या थी। आपको बताना है कि नाजीवाद का जनक कौन था। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हिटलर। याद रखिएगा हिटलर। अब जब हिटलर की बात आता है तो ये हिटलर ने, याद रखिएगा, ये जर्मनी वर्क्स पार्टी का संस्थापक भी था। याद रखिएगा। और ये हिटलर जो जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना था, तो याद रखिए 1933 ईस्वी में बना था। याद रखिएगा। चलिए, तो ये सब फैक्ट कुछ है जो आप लोग को याद रखना। ठीक है, चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी 7 है। कितने अंग है, तो 7 अंग है। ठीक है, याद रखिएगा 7 अंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। याद निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ साथ ये भी याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगर आपसे पूछा है कि अस्थायी किसको निर्वाचित किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिए सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे। ये अस्थायी रूप से थे। याद रखिए अस्थायी रूप से ये अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ 5 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता है। कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न कौन सा भाग नहीं लेता। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, भाग नहीं लेता। बाकी राज्यसभा का निर्वाचित, देखिए निर्वाचित होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का भी निर्वाचित सदस्य होना चाहिए और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीनों आपका सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है कौन भाग नहीं लेता है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। डी जो है भाग नहीं लेता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायपूर्ति कौन थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर का ए हो जाएगा एम फातिमा बीबी। याद रखिए एम फातिमा बीबी। याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। नीति आयोग कब कन्वर्ट हो गया, तो याद रखिए 2015 में। तो जाहिर सी बात इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिए अभी भी तो है नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, यानी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भाग 9 में। भाग 9 के सी में। याद रखिएगा। चलिए, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो कौन सा संविधान संशोधन, तो 73वां। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत के राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखिएगा 35 ईयर। याद रखिएगा 35 ईयर। अगर वही हम लोकसभा की बात करें तो 25 साल और राज्यसभा की बात करें तो 30 साल। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मानव संसाधन विकास। याद रखिएगा, यानी शिक्षा भारत सरकार किस मंत्रालय का एक कार्य, तो याद रखिए मानव संसाधन विकास का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को
सेवा के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को। याद रखिए तृतीय क्षेत्र को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन 12 कहता है यहाँ पे, कौन सा सरकार संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा, सेबी। अब जब सेबी की बात आ रहा है तो याद रखिए इसका स्थापना के बारे में पूछा जाता है। याद रखिए 12 अप्रैल 1988, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 13 कहता है, भारत में पहला बैंक कौन था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था ये पहला बैंक था। इसकी स्थापना 1770 से 1832 तक था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ से कुछ साइंस पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है? देखिए परमाणु की संख्या आपका अधिकतम पूछा जा रहा है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब परमाणु संख्या निकाला कैसे जाता है, देखिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या किए, जो दे रखा है 18 ग्राम, 18 ग्राम हम ऊपर लिखेंगे। अब देखिए इसका हम क्या निकाले, परमाणु भार निकालते। कार्बन कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 दे रखा है ना। देखिए ये 18 को हमने ऊपर लिखा, कार्बन का कितना होता है, परमाणु 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई यानी 4 इसमें ऐड कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 से क्या करें हम इसको डिवाइड करेंगे और इंटू कितना करेंगे हम, देखिए 4, ये हाइड्रोजन कितना 4, कार्बन कितना 1, 5, यहाँ 5 इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको जब सॉल्व किया जाती है 5.6 आएगा, 5.6 आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, त्वरण। यानी इसे समझिए ना, वेग हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका समय, ठीक। तो वेग में जो परिवर्तन होता है उसके दर को हम क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और वेग भी क्या होता है, सदिश राशि होता है जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? आपसे पूछा है कि जीवाणु द्वारा नहीं होता, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मलेरिया जो है ये जीवाणु द्वारा नहीं होता, याद रखिएगा ये जीवाणु द्वारा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, बाकी सब टाइफाइड हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, क्षय रोग, सब आपका मलेरिया ये क्या बोलते हैं जीवाणु द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता? तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी आयरन जो है ठंडे पानी और गर्म जल से कोई रिएक्शन नहीं करता, याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा आयरन गैस का नाम क्या क्या होता है, जैसे हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडराइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया, ठीक है। और आयरन पायराइट यानी FeS, और इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बेवकूफ़ों का धातु इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रजोधर्म, याद रखिए रजोधर्म, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है, घरेलू संधारितों को लघु पतन अथवा अतिभारी शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड की बात किया जा रहा है ना, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज़। फ्यूज़ का काम क्या है कि जैसे वोल्टेज बढ़ता है या शॉर्ट सर्किट कहीं होता है, यानी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट होता है, तो फ्यूज़ पे सबसे ज़्यादा क्या पड़ता है, मतलब फ्यूज़ पे सबसे ज़्यादा एक तरफ भार बोल सकते हैं, या सबसे ज़्यादा ये हीट पहले ये होता है, इसी से पहले करंट पास करता है उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, इसलिए फ्यूज़ का जो तार होता है पतला दिया जाता है कि जैसे वोल्टेज अगर बढ़ रहा हो या शॉर्ट सर्किट हो पहले फ्यूज़ हो जाए, अब आगे का करंट क्या होना, फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, बंगाल में अराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो याद रखिए इसके राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी साल की बहुलता पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसका पता लगाने के लिए, बिजली के प्रवाह का, ठीक है ना, बिजली के प्रवाह की बात किया जा रहा है तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। मतलब ये कहा जा रहा है कि सिंपल से समझिए कि वायर में करंट पास किया जा कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। और बैरोमीटर का तो आपको पता ही, वायुमंडलीय दाब का मेजर करने के लिए। और एनोमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग हवा का वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। और लैक्टोमीटर का यूज करते हैं हम लोग कहाँ, दूध प्योर है कि इम्प्योर उसको मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, ठीक है ना, तो आपको बताना है कब हुआ था। तो याद रखिएगा इसके राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1917 में, याद रखिएगा 1917 में। अच्छा एक कमेंट्स में बताइए कि भारत में ये महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, ठोस द्रव और ठोस द्रव गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, ये आपको बताना। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गैसों में विसरण की दर द्रव या ठोस की तुलना में सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, विसरण सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिए सबसे डिफ्यूज, यानी विसरण का मतलब इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, तो गैस में होता है। और सबसे कम किस में होता है, तो सॉलिड में होता है। सॉलिड में कम क्यों होता है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं ना, ठीक है, तो इसीलिए इसमें डिफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, या होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा गैस में, उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है सॉलिड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोतों से अवरोधी की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 17.2 मीटर। याद रखिए 17.2 मीटर। ठीक है, अगर प्रतिध्वनि यानी इको आप सुनना चाहते हैं तो 17.2 मीटर उसका डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ से ध्वनि टकरा कर आ सके। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना लगभग कितना सेकंड तक बनी रहती है, तो याद रखिए 1/10 सेकंड तक क्या होता है माइंड में ये बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में, यानी गैस से सीधे क्या लिखा हुआ है, गैस सीधे ठोस में अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो, डिपोजिशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, डिपोजिशन बोलते हैं। अब यहाँ लिखा सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन ठीक उल्टा होता है, ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और उसमें कंडेंसेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और इवोपरेशन क्या होता है, ये होता है लिक्विड से गैस में। तो ये सब चीज़ें आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रत्येक तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से बने होते। तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बर्जीलियस ने। याद रखिए बर्जीलियस ने सबसे पहले सुझाव दिया था। जैसे एल्युमिनियम का क्या होता है, एल होता है, कोबाल्ट का क्या होता है, सीओ होता है, नहीं डबल एक, तो पहला वाला कैपिटल उसके बाद वाला स्मॉल में लिखा जाता है, भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है, तो आपका राइट आंसर बताना है कौन सा। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये एक आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होता है यानी आयनिक यौगिक जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, उच्च होता है। तो कमेंट सेक्शन में एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इनमें से किस तत्व का घनत्व, देखिए सबसे अधिक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओस्मियम का डेंसिटी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा ओस्मियम का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी जल। राइट आंसर आपका 29 का क्या हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। होमोसेपियंस जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा,
सिलिनियस के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी नहीं, ये आपको बताना है। याद है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए। केचुआ जो है ये कशेरुकी नहीं है। मत आई बस समझ में। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 32 कहता है लार एंजाइम डैश के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में मदद करता है? तो याद रखिए स्टार्च के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन करें। शीर्ष शिकारी का चयन करना, तो याद यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गरुड़, याद रखिएगा गरुड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है? ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मनाही, याद रखिएगा मनाही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है एक अध्यापक के लिए चीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा, तो क्या होगा? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना और अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्यों कहा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अवधारणा मानचित्र, याद रखिएगा अवधारणा मानचित्र। ठीक है, तो आशा से ये बोलना चाहते हैं जो भी फ्रेंड चैनल पर नए चैनल को लाइक कर लीजिएगा और जो पहली बार चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उतना उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई डैश दे रहा के बीच है, तो किसके बीच है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 200 मीटर तक, याद रखिएगा 200 मीटर तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित ने आपसे पूछा है कौन इसमें सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सुमेलित। तो यहाँ देखा जाए यारडंग वायु सही है, ज्वारमुख नदी ये भी सही है, लटकती घाटी हिमानी ये भी राइट है, लेकिन यहाँ पर आपका डी जो दे रखा है नाटक ये आपका भूमिगत जल नहीं बल्कि ये भी हिमानी है, याद रखिए हिमानी इसका कारक है। ठीक है, हिमानी। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? याद रखिए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक। और ये कर्नाटक अकेले जो है 70% क्या करता है? कॉफ़ी को उत्पादक करता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कॉफ़ी उत्पादन के लिए वर्षा कितना चाहिए? तो 150 से 200 मीटर तक इसका वर्षा चाहिए और टेम्परेचर उच्च चाहिए और हवा यानी जलवायु आर्द्र मतलब से नमी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब फैक्ट याद होना चाहिए। अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है तो ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए भारत में सबसे ज़्यादा तो कर्नाटक में और विश्व में पूछेगा तो ब्राज़ील, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है निम्न में कौन सा गर्म धारा है? आपसे ये पूछा है कौन सा इसमें गर्म धारा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए ब्राज़ील धारा जो है गर्म धारा है। ठीक है, अब रहा क्वेश्चन की गर्म धारा हम किसको बोलते हैं? तो याद है कि विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को गर्म धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये अर्थ बना दिए तो ये क्या हो गया? विषुवत रेखा हो गया। तो विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर जो प्रवाहित होता है उसको हम बोलते हैं क्या? गर्म जलधारा बोलते हैं। और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलता है उसको हम बोलते हैं ठंडी जलधारा। तो याद रखिए दोनों का डेफिनेशन याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं। नगरीय गांव जो होता है प्रायः पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 कहता है भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? नगरों के कितने वर्ग हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 6। कितने वर्ग हैं? तो 6 वर्ग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप में होंगे। ये आपसे पूछा है किस प्रतिरूप में होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रेखीय प्रतिरूप में होंगे। साथ से भी याद रखिएगा ये गंगा की बात है, यमुना की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारत में किस किस्म का कहवा उगाई जाती है। किस किस्म का कहवा जो है उगाई जाती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अरेबिका। याद रखिए अरेबिका टाइप का कहवा जो है भारत में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है। आपको बताना है शिव समुद्रम प्रपात जो है किस नदी पे है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाइए, कावेरी नदी पे। कहाँ है, तो कावेरी नदी पे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधशाला कौन सी, ये आपसे पूछा जा रहा था। याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मथुरा, याद रखिएगा मथुरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है भिलाई नगर किस वर्ग का, भिलाई नगर किस वर्ग का है, तो यहाँ दो ही ऑप्शन में क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा औद्योगिक नगर, याद रखिएगा औद्योगिक नगर। चलिए अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है, याद रखिएगा ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। याद रखिए ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन सा शासन करता था। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन सा शासन करता था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शासन व्यवस्था अज्ञात, इसमें भी कोई क्लियर नहीं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 51 कहता है प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर का महाकश्यप हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो। अगर आपका पूछता द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो याद है सबाकामी, और तृतीय का पूछेगा तो मोगलीपुत्र तीसरे, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का पूछेगा तो वसुमित्र, याद रखिएगा। और पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो भी याद रखिए राजगिरी में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हो गया पाटलिपुत्रा, और चौथा हो गया कुंडल वन में, याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि शासनकाल पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति के वक्त शासनकाल किसका था, तो देखिए एक वर्ड होता है अ का अक, ठीक है ना। हमने बनाया 1 2 3 4, अ से हो गया जातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, और फिर अ से हो गया अशोक, और क से कनिष्क, ठीक है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति के शासनकाल किसका था, तो अजातशत्रु, दूसरा हो जाएगा कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीति में कौन, तो अशोक हो जाएगा, और लास्ट जो चौथा बौद्ध संगीति वह कनिष्क हो जाएगा। तो इस तरह से अका करके याद रख सकते हैं, कोई ट्रिकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है कि चोल राजा किस मत के संरक्षण थे, ये आपसे पूछा जा रहा था। याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शैव मत, याद रखिएगा शैव मत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है बरीद कौन थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले, याद रखिए गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले को बरीद कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा क्या गया था, विभाजित किया गया था। और कितने सूबों में विभाजित किया गया था, तो याद रखिएगा 12 सूबों में लगभग विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 कहता है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। जिहाद का प्रचार किसने किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मौलवी अहमद उल्ला। याद रखिए मौलवी अहमद उल्ला ने क्या किया था, जिहाद का प्रचार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्य संघ की स्थापना किसने की है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वामी शिव दयाल सिंह। याद रखिए स्वामी शिव दयाल सिंह। चलिए अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन 58 कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना
अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ये आपसे पूछा है कि उपस्थित नहीं था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उपस्थित नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस नाडे सब उपस्थित थे। साथ साथ ये भी याद रखिए कि जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात आया तो याद रखिए इसे स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर और 1885 को याद रखिए, डेट भी आप लोग याद रखिएगा। उस समय इसके कितने सदस्य थे तो याद रखिएगा 72 सदस्य थे, और स्थापना कब हुआ था तो मुंबई में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया है। तो आपको बताना है कि स्वीकार किया था तो कब किया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा लखनऊ समझौता में, याद रखिएगा लखनऊ समझौता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये जो कब हुआ था, ये हुआ था 1939 की बात है, त्रिपुरा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सोनार, याद रखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सोनार। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कि ब्रेटन वुड समझौते के तहत कब एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिए इसके राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1944 में, याद रखिए 1944 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कनोइंग और कनायकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कौन सा स्टेट, तो याद रखिए मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रैंकिंग के अनुसार भारत का स्थिति बताना है कि कौन सा स्थान है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो यानी चौथा स्थान, याद रखिएगा चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 68 कहता है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दे दी थी, याद है इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लेते किस में दे रखा है, ऑप्शन आपका सी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत को किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2040, याद रखिए 2040। ठीक है दोस्त, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन हो, इसका राइट आंसर आपका ए हो जानी 16 नवंबर को, याद रखिए 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है 5 दिसंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिए नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा INCOVS, याद रखिएगा INCOVS
ACC, ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है बीजक नामक पाठ किसकी रचना का संकलन है? तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका शिवानी कबीर का, याद रहे कबीर का रचना का संकलन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस डैश दे रखा द्वारा लिखे, किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, तो कब दिया गया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 28 फरवरी को, याद रखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76 का भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये आपका क्वेश्चन है, तो याद है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1961 में, याद है 1961 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? ये आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक जीतने वाली, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिए कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बैडमिंटन, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, नहीं बैडमिंटन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स देश का ये सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ ATMCQ डिस्कस किया हूँ। आप लोग को पता है कि ये 5 ऑप्शन वाला है, याद रखिएगा ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है और ये सेट नंबर 1 हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के सेट बहुत ही पसंद आएगा। और साथ साथ ये भी बोलना चाह रहे हैं कि मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन बाय जहांगीर पे प्रैक्टिस चल रहा है। सॉल्यूशन बाय जहांगीर एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस सेट अभी चल रहा है और वहाँ पर यूटेरिया का भी सेट, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं वीडियो करते हैं समाप्त। और साथ साथ ये भी बोलना चाहते हैं कि जो फ्रेंड इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।